राजस्थान में चुनावी रंग जोरों पर है और ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा भी और उसके किरदार लोगों की जबान पर हैं। इधर नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी पूरा हुआ, लेकिन आखिरी दिन काफी चर्चा में रहा क्योंकि इस दिन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी और यूनुस खान जैसे दिग्गज नेताओं ने पर्चा भरा। टोंक में सचिन पायलट ने अपने रोड शो के द्वारा ताकत का प्रदर्शन किया, वहीं बीजेपी ने यूनुस खान को सचिन पायलट के सामने मैदान में उतार दिया है। इधर अशोक गहलोत ने भी नॉमिनेशन फाइल किया और चुनावी सभा कर ताकत का प्रदर्शन किया। नई पीढ़ी के आने का वक्त आ गया है राहुल के जमाने के अंदर, और पुरानी पीढ़ी जो अनुभवी है उनकी ड्यूटी है कि वो उनको मार्गदर्शन करे, उनको अनुभव का लाभ दे, जिससे कि कांग्रेस के अंदर एक नया जोश के सामने देश की सेवा का जो जज्बा है कांग्रेस में उसको पूरा कर सके। टोंक में सचिन पायलट को उतारने के जवाब में बीजेपी ने यूनुस खान पर दांव खेला तो ये भी नजर आया कि यूनुस खान लड़ना तो डीडवाना से चाहते हैं, लेकिन अब यहां से चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी बन चुकी है। यूनुस खान और सीएम राजे ने यह दावा किया कि कांग्रेस की सचिन को उतारने की नीति फेल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ग्रास रूट पर काम कर रही है। काम में कोई कमी नहीं रही है, पार्टी पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक लगी रही है। आगे में जनता क्या चाहती है, और ये जो किसी ने प्रचार करने की कोशिश की है कि एक बार एक और एक बार दूसरा, ये भी एक गलत प्रचार है, क्योंकि 50 साल कांग्रेस ने राज किया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि अब एक बार ये और एक बार वो। तो अब अपना ये अब भाजपा के 50 साल चालू हो गए। ये चुनाव दो चीजों के बीच में है। एक तरफ स्वामी है जो स्वयं अपने हस्ताक्षर करके और इस विधानसभा को चुना है, दूसरी तरफ सेवक है जिसको निर्देश मिला है, पार्टी कार्यकर्ता लेकर के आए हैं। तो मैं सोचता हूँ स्वामी और सेवक का चुनाव है। इस चुनाव में पॉलिटिकल ड्रामा, सियासी आंसू, रूठना और मान मनोबल भी दिखा। कई उम्मीदवारों के टिकट कटे तो कई बड़े नाम बागी बने, कई दिग्गजों ने पाला बदला तो कई अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। वहीं टिकट वितरण को लेकर जो कायदे तय किए गए थे उनकी भी धज्जियां खूब उड़ाई गईं। कांग्रेस ने 2 बार हारने वालों को टिकट नहीं देने का कायदा डॉक्टर बीडी कल्ला के लिए तोड़ दिया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गई। कुल मिलाकर इस सियासी भूचाल में अब नॉमिनेशन की सीमा खत्म हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि बागी नेताओं पर क्या नीति अपनाती है ताकि नुकसान के प्रभाव को कम किया जा सके।
नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर का मजमून आपने देखा। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इनकी स्क्रूटनी होगी और 2 दिन का वक्त 21 और 22 तारीख नामांकन वापस लेने का वक्त प्रत्याशियों के पास रहेगा। तस्वीर 22 तारीख की शाम 5 बजे से साफ होगी। कितने बागी बैकफुट पे आए, जिनको टिकट मिला है उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, क्या बागियों का सामना करना पड़ेगा या बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे दलों के साथ सीधी फाइट होगी। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हम इतना बात जरूर करना चाहेंगे कि राजनीतिक दलों ने जो तय किया था, नैतिकता की बात की थी टिकट चयन को लेकर के, तो एक बार लगा था कि शायद हो सकता है कि राजनीति की बदलती जो तस्वीर है वो उजली होना शुरू हो, जिसको लेकर के लगातार समीक्षक एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या महज एक सत्ता प्राप्ति ही राजनीतिक दलों का सियासत का मजमून रह गया है। लेकिन वैसा ही हुआ जैसा पहले होता आया है। दागी हो या बागी, दल बदलू हो, कोई भी हो, सब चलेगा। कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। और आइडियोलॉजी की बात जहां तक की जाती है, किसी भी राजनीतिक दल को इससे परहेज भी नहीं रहा। कहा कुछ और गया, निकला कुछ और। कहा यह गया कि हम सैद्धांतिक आधार पर यह काम नहीं करेंगे, यह टिकट नहीं देंगे, लेकिन वही हुआ जो पहले से होता है। चलिए चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हैं, भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र श्रीवाली हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेत्री ललिता मेहरवाल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। 15वीं विधानसभा के लिए हम आहुति देने की तैयारी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक फेस्टिवल कहा जा सकता है इसे। लंबे समय तक एक रायशुमारी, कार्यकर्ताओं से चर्चा, बहुत कुछ किया गया राजनीतिक दलों की ओर से, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, उस तस्वीर को लेकर के मैं चर्चा करना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों की वह एक्सरसाइज आपको कहीं दिखाई दे रही है जिसके लिए इतना तूफान मचा था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस बार चुनाव में जो परिदृश्य बना है वह राजस्थान के लिए चिंताजनक है और उन लोगों के लिए चिंताजनक है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास करते हैं, जो लोग एक उम्मीद लेकर चलते हैं कि भविष्य में हम नेता बनेंगे, हम प्रतिनिधित्व करेंगे, हम विकास के नए आयाम तय करेंगे। लेकिन जब उनका टिकट कटता है और पैराशूटरों को टिकट दिया जाता है, तब उनका कहीं ना कहीं विश्वास जो जनता है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि यदि ऐसा ही दौर चला तो वह दिन दूर नहीं होगा जब पॉलिटिकल पार्टियों को किराए पर अपने कार्यकर्ताओं को लाना पड़ेगा। क्योंकि आज जो कार्यकर्ता 5 साल तक मेहनत करता है, पूरी उम्मीद से पार्टी के लिए लगता है और इस उम्मीद से लगता है कल मुझे मौका मिलेगा, लेकिन जब मौका देने का समय आता है तो टिकट काटकर दूसरी पार्टी से आयातित व्यक्ति को जब टिकट थमा दिया जाता है तो उस व्यक्ति का भरोसा नहीं टूटता, उस परिवार का भरोसा नहीं टूटता, बल्कि जो उसके समर्थक हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो सोचती है कि कहीं ना कहीं हमें छला गया है, कहीं ना कहीं हमें बरगलाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो गांधी नेहरू की तैयार की हुई पार्टी हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि लोगों की तैयार की हुई पार्टी हो, दोनों ही प्रमुख दलों ने जिस प्रकार आयातित लोगों को पहले टिकट दिया है और उन लोगों का टिकट काटा है जो 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से पार्टी में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी ही एक अजीब सी स्थिति है, क्योंकि यदि हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो वह दौर भी हिंदुस्तान में रहा है जब लोग निर्वाचन के बाद पार्टियां बदल लेते थे। तो राजीव गांधी एक संसद में एक विधेयक लेकर आए और यह तय हुआ कि आपको यदि पार्टी बदलनी है तो इतना आपके पास बिल्कुल प्रतिशत वोट होना चाहिए, आपका इतना मैंडेट होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक संवैधानिक तरीके और दायरे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दल बदलुओं के मुंह की लार तो वो स्वाद नमक का उस पार्टी का खत्म ही नहीं होता, उससे पहले दल बदल लिए जाते हैं। रोचक बात यह है कि देखिए, टिकट पहले थमाया जाता है, पार्टी बाद में बदली जाती है। ऐसे ऐसे दिग्गज जो 2 दिन पहले तक कार्यकर्ताओं को सीख दे रहे थे कि पार्टी हमारी मां है, पार्टी के सिद्धांत हमारे लिए है, छोटे छोटे स्वार्थ को त्याग करके पार्टी की सेवा करनी चाहिए, और लेकिन जब खुद के स्वार्थ को त्यागने की बात आती है तो लेसन जो दिया जाता है वो 1 मिनट में धूमिल कर देते हैं। यह रोचक तथ्य
आप देख सकते हैं सामने कई ऐसे दल बदलू हैं जो इस बार जिनकी वजह से पार्टियों की एक्सरसाइज भी बिगड़ी है, या पता नहीं एक्सरसाइज इस बात को लेकर के राजनीतिक दल कर रहे थे कि कोई हमारे दल में आए, हमारे दल से कोई जाएगा तो नहीं। वो भरोसा टूट रहा था कार्यकर्ता का जब ये सारे दृश्य देखे जा रहे थे। खैर, लेकिन रोचक बात यह है कि राजस्थान में कई ऐसी सीट रहेंगी जहां पे बहुकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। वजह साफ है कि अब की बार दोनों ही तरफ से जमकर ताल ठोकी जा रही है। बागियों की बगावत उस कदर हावी रहेगी कि समीकरण बिगड़ सकते हैं, गड़बड़ा सकते हैं। अब यह राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती है कि आने वाले दिनों में उससे रूठे हुए उन वर्कर्स को जो प्रत्याशी बनकर के अभी ताल ठोक रहे हैं, उन्हें फॉर्म विड्रॉ कैसे करा पाते हैं। यहां देखिए, एक बात का जिक्र करना लाजमी होगा कि 1993 से हमारे यहां पे एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल इस मिथक को तोड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे होंगे, निश्चित रूप से कर रहे होंगे। लेकिन 2008 का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि 2013 में नरेंद्र मोदी का तूफान मचा, जिसमें बगावतियों की भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, कम बगावती रहे, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, बहुत कम नुकसान हुआ। लेकिन 2008 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए वसुंधरा राजे जितनी एक्सरसाइज कर रही थी, बागियों ने उनकी पतंग की डोर काटी। 33 ऐसी सीट रही जिन पे भाजपा के बागियों ने भाजपाइयों को हराया। अगर वो बागी नहीं होते तो शायद हो सकता है कि वसुंधरा राजे 2008 में एक पारी और खेल सकती थी। लेकिन अभी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुनबा बहुत बड़ा है। अगर पिछली घटनाओं से अगर लेसन लिया होगा तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। खैर चलिए, जितेंद्र श्रीमाली जी के पास जाऊंगा मैं। जितेंद्र जी, दल बदलुओं को दोनों ओर से गले लगाया गया और कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, मुझे लगता है कि इस जाजम पे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप लोग दोनों ही पार्टियों से बैठे हुए हमारे माननीय जो अतिथि हैं, आप एक दायरे में बंधे हुए हैं। बहुत ज्यादा अपनी पीड़ा को आप कह भी नहीं सकते। पीड़ा आप लोगों की भी होगी कि किसी को भी टिकट मिलना चाहिए लेकिन वर्कर को मिलना चाहिए, और दोनों ही तरफ ये सारी चीजें चली हैं। खैर, लेकिन रायशुमारी की आप लोगों ने, एक्सरसाइज की, बीजेपी की बात करें तो 12,000 कार्यकर्ताओं से आप लोगों ने डायलॉग किया था उस वक्त पे टिकट तय करने के वक्त। लेकिन लोगों का यह कहना है, चौराहे की चर्चा बताता हूं आपको, कि बीजेपी की सूची को इतना लिंगर ऑन किया, इतने लंबे समय तक दबाए रखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके अंदर यह कहा जा सके बहुत बड़ी एक्सरसाइज के साथ में बीजेपी ने सूची जारी की है। देखिए, इस बात को तय करने से पहले अपन ये बात साथ में देखें कि कितनी पारदर्शिता रही, कितनी पारदर्शिता नहीं रही, परंतु भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जनता को पहले ही क्या मैसेज दिया, उसके ऊपर अपने को आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को कहा, पहले ही कह दिया था कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहां पर तोड़फोड़ करने का और बगावत करने का और जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का जिस प्रकार का सिस्टम चालू किया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल को लक्ष्य बना करके और चुनाव लड़े, ये पहले कहा था। और वही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने ये कहा था, बड़ी जोर शोर से कहा था, चिल्ला चिल्ला के प्रत्येक सभाओं में जाकर के ये कहा था, और बहुत मतलब इस प्रकार से कहा कि लोगों को, उनको उसकी बात सुनकर के हमको भी लगा कि शायद कुछ अच्छी बात होगी, परंतु उन्होंने क्या कहा कि मैं पैरासूट वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। पैरासूट वाला एक निवेदन करना चाहूंगा जितेंद्र जी, आपको कांग्रेस पे हमला बोलने का मैं मौका दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल आपके पार्टी के दायरे में आपको बांधना चाहूंगा। आप अपनी बात कहें, आपकी पार्टी की बात मैं जानना चाह रहा हूं। मैं तभी मैं बात कह पाऊंगा जब कांग्रेस को आप कटघरे में खड़ा करके आप अपने जवाब से नहीं बच सकते। नहीं, मैं जवाब बिल्कुल आपकी पार्टी, अगर आप लोगों के राजकुमारी और कार्यकर्ताओं के हक की परवाह की है, बिल्कुल आप वो बात कहिए। मैं आपकी बात पे आना चाहता हूं, कांग्रेस का जिक्र फिलहाल मत करिए प्लीज, मैं आपके पास लौटूंगा उस बात के लिए। मैं इसको यूं कह देता हूं कि साहब, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने यह कहा कि मैं हेलीकॉप्टर वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर कोई हेलीकॉप्टर उम्मीदवार आया तो मैं उनके पर काटूंगा। सर, बात वही है, आप राहुल गांधी का नाम ले, नाम नहीं, कांग्रेस का युवराज बोले, कांग्रेस अध्यक्ष बोले, बात एक ही है। पर मैं साथ में यह कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाह रहा हूं कि इन चीजों का प्रभाव किसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। ये जो बागी होते हैं, ये जो तोड़फोड़ करते हैं, इस प्रकार से आने जाने वाले व्यक्ति होते हैं, इनका सबसे ज्यादा खामियाजा किनको उठाना पड़ता है?
ये उन पार्टियों को ज्यादा उठाना पड़ता है, वहां ज्यादा समस्या होती है जहां पर कैडर बेस नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैडर बेस पार्टी है, और कैडर बेस पार्टी का अर्थ यह है कि हमारे यहां पर जो भर्ती होती है, कार्यकर्ता जिस प्रकार से आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। एक तो काम के आधार पर, पार्टी के काम के आधार पर, और दूसरा आता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विचारधारा के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के अगर भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वह व्यक्ति उस पार्टी के साथ में जुड़ा होता है, उस कमल के फूल को ध्यान में रखता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये जो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने वाली जो पार्टियां होती है, जो समय समय के ऊपर कोई मुद्दा उठा करके और या परंपरा के आधार पे, जैसे राजस्थान के अंदर हमारे साथ में हमारे जो राजनीतिक दल जो कांग्रेस है वो हमारे से जो चुनाव लड़ रही है, वो किस आधार पे, वो सिर्फ इस एकमात्र आधार कि साहब राजस्थान में ये आदत है कि हर 5 साल के अंदर आप कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी विकास का काम करो, पर राजस्थान की जनता सरकार बदल देती है। इस मिथक को तोड़ने के लिए, इस परंपरा को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम केवल और केवल विकास को आधार बना करके, हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा, मैं टिकटों की बात कर रहा हूं, आधार बनाकर मैं मुद्दे पे आऊंगा जरूर। मुझे टिकटों की बात बताइए आप, क्योंकि 12,000 कार्यकर्ताओं से आप लोगों ने चर्चा का दावा किया, लेकिन दल बदलों के भरोसे आप लोग सरकार के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बचे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार की स्थिति यहां पर राजस्थान के अंदर बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही पारदर्शिता से एक एक कार्यकर्ता से हमने बात करी। वो उसके बात करने का उद्देश्य क्या था कि हम उसको इस बात के लिए कन्विंस कर सकें कि हमको जिस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, हमको उस लड़ाई के लिए उसके बरोबर उसका हथियार हमको काम में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से 50 साल 55 साल जिस हथियार को काम में लेकर के कांग्रेस ने राज किया है, उसी हथियार को हम काम में लेकर के और हम राजस्थान को, और वो हथियार दल बदलों के रूप में आप लोगों के पास नहीं है, दल के रूप में नहीं है, दल बदल कैसे नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं को और जनता के आधार को हम लड़ रहे हैं, वो विकास के आधार पर लड़ रहे हैं, पर दल बदलों के आधार पर नहीं है। यह तो जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान के अंदर बनाई है, जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, उस प्रकार की स्थितियों का सामना करने के लिए ये सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख करके, सामाजिक संतुलन को ध्यान में रख करके ये सारी स्थितियां जरूरी होती है। चले ललिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का अपना दावा है, लेकिन सामने जो तस्वीर दिखाई देती है वो यही है कि सैद्धांतिक आधार पर सिद्धांतों की बात जो की जाती है चुनाव के वक्त, वो धूमिल होती है। एक बार फिर प्रदेश में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब से पहले भी अगर जो बातें की जाए, ये बात कोई लंबी नहीं है, 80 के दशक के बाद या 90 से बात करें तो ये हमारे यहां स्थितियां बदलना शुरू हुई हैं। 90 की मानिए आप कि कैसे भी करके हमें सत्ता तक पहुंचना है, दल बदल हो, दागी हो, बागी हो, सब चलेगा, जिताऊ होना चाहिए। तो उसी तरह से मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के यहां पे भी जमकर टिकटों की, मैं तो सिर्फ बात ही कह सकता हूं, एक शब्द है उसको मैं नहीं कह सकता, उचित भी नहीं रहेगा, लेकिन जम के आप लोगों ने भी दल बदलों को बहुत गले लगाया है। ये पूरी राजकुमारी कार्यकर्ताओं से पूछना, सर्वे करना, ये सब महज एक दिखावा था बस। ऐसी बात नहीं है। आप हमारी जो प्रत्याशी चुने गए हैं, एक बार उस लिस्ट को उठा के देखें तो राहुल गांधी जी ने जहां जहां अलग अलग मंचों पे जिस तरीके से बोला है कि हम इस बार कार्यकर्ताओं को महत्व देंगे, कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक नए चेहरे, युवा चेहरों को भी महत्व देंगे, तो देखिए आप लिस्ट का अवलोकन जब करेंगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ये एक अलग बात है कि बागियों के लिए उन्होंने कहा था कि जो भी प्रत्याशी बाहर से आएगा उसको हम जगह नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समीकरण ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हरीश मीणा जी को जैसे हमने जगह दी, बाकी वो लोगों को जैसे जगह दी, तो वो कुछ लोग हमारे ही परिवार के निकले हुए लोग थे, वो गलतफहमी में चले गए थे कि विकास वहां होगा, हम विकास कर पाएंगे जनता का और अधिक, लेकिन वो ये जब जाने के बाद उनको पता चला कि वहां तो सामंतवादी है, तानाशाह है, तो वो वापस आए अपने परिवार में। कहीं ना कहीं देखिए उनका जनाधार था। और कांग्रेस पार्टी का जो मेन आज जो लोकतंत्र को जो खतरा इन्होंने दिया है सत्तारूढ़ दल ने, आज ये पूरे लोकतंत्र की जड़ें हिला के रखी है। तो आज कांग्रेस पार्टी का जो मेन उद्देश्य जो रह गया है वो ये रह गया कि सत्ता में आके कम से कम जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसको खतरा हो गया है उसको बचाना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें उनको भी जगह देनी पड़ी, वो समीकरण देखते हुए, वो जनाधार देखते हुए, इसलिए थोड़ा सा जो है हमें यहाँ आके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा पार्टी को।
और इसमें कोई नहीं जनाधार था, और वो भी हमारी ही पार्टी के लोग थे और हमारी विचारधारा के थे। वो चले गए थे, वापस आए, उनका स्वागत है। चलिए धर्मवीर जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा। एक परंपरा होगी, क्योंकि ये फिक्र की बात हमारे लिए तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सुर्खियां बनेगी, खबर बनेगी, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए आने वाले वक्त के लिए एक ये कहूंगा कि एक ऐसी लीक बन जाएगी जिसके बाद ये रायता फैलेगा और इन्हीं को संभालने में बहुत दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी कि राजस्थान में अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो पहले विधानसभा, 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़िए और लड़ने के बाद हार या जीत गए तो सिकंदर और हार गए तो कोई बात नहीं है। पार्टियां जब दूसरों को लेती हैं चुनाव जीतने के लिए तो हमें तो गले लगा ही लेंगी। तो मुझे लगता है कि परवाह करना बंद कर देंगे और अभी हो सकता है कि 50 सीट पे, 60 सीट पे, 100 सीट पे बागी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को परेशान करें, लेकिन आने वाले दिनों में तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 200 सीट पे बागियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए योगेंद्र जी, यदि कोई किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है, वो बागी होकर चुनाव लड़ता है तो उसका हक है, लेकिन वो दूसरे दल में जाके चुनाव लड़ता है तो सवाल ये उठता है कि उसका चिंतन, उसका विचार, उसकी विचारधारा कहां चली गई, उसने क्या सीखा उस पार्टी में। केवल सत्ता प्राप्त करना व्यक्ति का ध्येय नहीं होना चाहिए। गांधी कहते थे कि हमें साधन अच्छा हो, साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन जिस डर्रे पे हम चल रहे हैं वो डर्रा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों प्रमुख दलों के लोग ये बैठे हैं। जी मैं माफी चाहूंगा, मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ में, देखते रहे सत्ता का महासमर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में किए गए मतदान को लेकर के। चलिए माफ करेगा, नामांकन को लेकर के। नामांकन का काम कंप्लीट हो चुका है। एक दिन में इनकी स्क्रूटनी होगी और 2 दिन वापस लेने के बचेंगे। 7 दिसंबर को मतदान होगा और 11 को परिणाम आएगा। ये पूरा राजस्थान विधानसभा के लिए, 15 विधानसभा के लिए एक जो रूट मैप कहे या फिर जो कार्यक्रम बना हुआ है वो ये है। दिग्गजों ने नामांकन कर दिया है। सभी प्रत्याशियों को लास्ट दिन था मंडे का, उसी दिन नामांकन करके और पूरा काम निपटा दिया है। चलिए कुछ सीट बड़ी रोचक मुकाबले में होंगी। तस्वीर 22 तारीख की शाम को पता चलेगी कि कितनी सीट पे बागी डटते हैं, किस पार्टी के हैं, किसका नुकसान नफा, सारी चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों की उस एक्सरसाइज की जो करीब 1.5 महीने से चल रही थी कि हम रायशुमारी कर रहे हैं, हजारों कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, फील्ड की रिपोर्ट हमारे पास में है। लेकिन अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट कुछ और ही बयां करती है। कहा यह जा रहा था कि एक सिद्धांत बनाया है कि हम इतने बार के हारे हुए को टिकट नहीं देंगे, लेकिन सिद्धांत तोड़ने पड़े। बागियों को हम पैरासूटी समझ के टिकट नहीं देंगे, उनकी डोर काट देंगे। डोर नहीं कटी, वो पतंग की तरह अच्छे से चलते रहे। और भी अगर कई चीजों की बात करें, लेकिन वो सब चीज चल नहीं पाई। एक बार फिर धर्मवीर जी के पास आना चाहूंगा मैं। धर्मवीर जी, हम बात कर रहे थे कि आपका मन और लक्ष्य अगर साफ है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन आप अपना रहे हैं वो भी साफ होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि दोनों प्रमुख दलों के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं। यदि ऐसा ही दौर चलता रहा तो आपको कार्यकर्ता बनना कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में रिवाज रहा है कि जो टिकट पॉलिटिकल पार्टी देती है वो कार्यकर्ता को देती है। हम भोजन सामग्री खरीद कर खाते हैं, लेकिन टिकट निःशुल्क मिलता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुस्तान में राजनीति विज्ञान में परिभाषा नहीं बनानी पड़ेगी कि टिकट भी बिकता है। यह एक मेरा सवाल है धर्मवीर जी, लेकिन चर्चा बाजार में बहुत रहती है। टिकट आज के दिन में, अभी की स्थितियों में पॉलिटिकल पार्टीज का फ्री में टिकट मिल पाता है? नहीं, ये बात सही। अब तक तो ये बातें केवल पर्दे के भीतर थी कि मैं खरीद कर लाया हूं, लोग नहीं कहते थे। लेकिन ये ऐसा ही दौर रहा तो चंद सालों में लोग उसकी बोली लगेगी। हालांकि बोली लगती है, ये बोली बिहार उत्तर प्रदेश तक थी, लेकिन ये बोली राजस्थान में भी इसकी अनुगूंज बहुत धीमी आवाज में सुनाई दे रही है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को समझना होगा कि हमें उन्हीं लोगों को तरजीह देनी है जो हमारे विचार से, चिंतन से, परिवेश से आए हैं।
क्योंकि मुझे ध्यान पड़ता है कि सरदार पटेल की बेटी मनुबेन के भाई थे। मनुबेन 3 बार एमपी भी रही, तो उनके भाई ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा स्वतंत्र पार्टी से। तो मनुबेन ने उनको समझाते हुए कहा कि नहीं, आप उस पार्टी से नहीं लड़ेंगे। वो भावुक हो गए, उनके भाई थे जो। तो मनुबेन ने कहा कि आप उस पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं जिस पार्टी को बापू व सरदार पटेल अर्थात हमारे पिताजी ने बनाया है। बहन व भाई में बड़ा विवाद हुआ, दोनों रो पड़े। अंततः तय हुआ कि मनु बहन के जो भाई हैं वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए, अधिक लंबा समय नहीं गुजरा है, मुश्किल से 30 साल पुरानी घटना है, लेकिन आज व्यक्ति दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है, उससे पहले उसको टिकट थमा दिया जाता है। समाज में जो नया एक परिदृश्य बना है कि जीतने वाले को ही हम टिकट देंगे, मुझे लगता है कि यह भी बहुत गलत पर्सपेक्टिव बन गया है। यदि आप जीतने वालों को टिकट देंगे तो फिर कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? कार्यकर्ता क्यों आपकी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगा? कार्यकर्ता क्यों पुलिस के डंडे खाएगा? इस पर रुककर ठहरकर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम इस पर हमने चिंतन नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने केवल जीतने वालों को टिकट देते रहे, तो आपको, जो मैंने पूर्व में कहा, कार्यकर्ता आपको खरीदने पड़ेंगे, किराए के कार्यकर्ता लेने पड़ेंगे। एक दूसरी बात वो जोड़ना चाहूंगा, इस देश में साम्यवादियों का बड़ा अनुभव रहा है। हालांकि आज उनका सूर्य अस्त होने के कगार पर है, लेकिन मुझे अब तक कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि साम्यवादियों ने किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम केडर आधारित पार्टी है, तो मुझे लगता नहीं है कि ममता शर्मा का कब केडर कांग्रेस का रहा है। मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि कन्हैयालाल झंवर कब बीजेपी में रहे हैं। मुझे यह भी पता नहीं चला कि 2014 में हरीश मीणा को उन्होंने क्यों टिकट दे दिया बीजेपी से। तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, और इसके लिए तो जो पार्टी का केडर है, कार्यकर्ता, उसको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि काम हमसे करवाते हो और टिकट उनको देते हो। बिल्कुल। मैं जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने 200 में से 1 टिकट यूनुस खान को, यानी कि एक मुस्लिम को टिकट दिया है। हालांकि पिछली बार भी बहुत ज्यादा कोई नहीं दिया, आपने 4 टिकट दिए थे, जिसमें से 2 हार गए और 2 जीत करके आ गए। इस बार 5वीं लिस्ट में जाके यूनुस खान का नाम टोंक से बताया जा रहा है। सियासी चर्चा यह भी है कि सिर्फ टिकट भी हो गया और बीजेपी का काम भी हो गया कि चले नंबर 1 मिनिस्टर हैं, सचिन पायलट को घेरने के काम कर सकते हैं वहां पे। यानी कि एक गांव में कहावत है कि जिस काम को करना है और नहीं चाह करके भी, तो उसके लिए कहा जाता है कि बींद की रबरबी और बाई का कंवरपना दोनों ही उतर जाएगा, ये काम कर डाली। वही यूनुस खान के साथ में किया है। देखिए, एक भी कैंडिडेट दूसरा मुस्लिम नहीं उतारा। यूनुस खान को महज सचिन पायलट के सामने इस वजह से उतारा कि अगले की किस्मत है और चुनाव लड़ना है। क्योंकि एक दिन पहले तक जन टीवी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं डीडवाना में मैंने मेहनत किया, डीडवाना ही मेरा आधार है, मैं डीडवाना से चुनाव लड़ूंगा। तो ये महज एक बार सचिन पायलट को घेरने के लिए एक चेहरे के रूप में आप लोगों ने यूज किया। यूज इस सब वजह से कह रहा हूं मैं कि सचिन पायलट के सामने यूनुस खान को यूज किया है। देखिए, कोई भी पार्टी किसी को ना तो यूज करती है, ना किसी प्रकार की कोई वो करती है। किसको कहां यूज किया, अगर यूज की बात करेंगे तो मानवेंद्र सिंह जी को आपने झालावाड़ में यूज, हमने नहीं, कांग्रेस ने। अब कांग्रेस अब मेरे को जवाब नहीं, आप ये मत कहिए कि आपने, आप कहिए कांग्रेस से नहीं। ऐसे बात कहूंगा तो फिर पूरी बात कहूंगा। अरे अगर आप यूज की बात करेंगे, कह रहा हूं कि आप ये मत कहिए कि हमने यूज नहीं किया, कांग्रेस ने यूज किया है। कह रहा हूं कि कौन किसको यूज करता है। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर यूज किसको मानेंगे कि आपने यूज किया टॉक में, तो मानवेंद्र सिंह जी को कांग्रेस में झालावाड़ में यूज किया। बिल्कुल यूज करने वाला विषय नहीं होता है। कोई पार्टी कोई किसी को यूज नहीं करता है। पार्टी का जनाधार है टॉक के अंदर, वहां हमारा पार्टी का व्यक्ति पहले जीता था, पहली बात। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म इसके आधार के ऊपर व्यक्ति को निर्धारित नहीं करती है। हमारे यहां कोटा नहीं है कि साहब मुसलमानों को इतना कोटा देना है और सिंधी समाज को इतना देना है और ब्राह्मणों को इतना देना। नो, हमारे यहां पर समस्त धर्म, समस्त जाति, वो अगर टिकट मिलता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ यह देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पंचतंत्रों 5 निष्ठाओं के अंदर उसकी निष्ठा है या नहीं।
अगर उस व्यक्ति की 5 निष्ठा है तो उसका धर्म कोई हो, उसका जाति कोई हो, यह बांटने वाला विषय कांग्रेस में परंपरा चली है कि कांग्रेस के आधार पर 15 टिकट इनको देंगे, 4 टिकट इनको देंगे, 10 टिकट इनको देंगे। हमारे यहां से हम ये देखते हैं कि सामाजिक संतुलन कोशिश ये की जाती है कि प्रत्येक समाज के अंदर, प्रत्येक समाज का अधिक से अधिक हम चाहेंगे कि प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर पहुंचे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान साहब को जो टिकट दिया वो इसलिए नहीं दिया है कि वो किसी अल्पसंख्यक समाज के हैं या मुस्लिम समाज के हैं, इसके आधार पर नहीं दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। ये बात सही है कि उन्होंने कहा था कि मैं डीडवाना से चुनाव जीतूंगा, मैं डीडवाना में मैंने काम किया, वहां से बिल्कुल, ये बात सही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो लड़ाई जब करने जाते हैं तो लड़ाई करने जाता है तो राम नाम का केवल जाप करने से ही केवल नहीं होगी लड़ाई। लड़ाई सामने वाले व्यक्ति के यूं देखा जाएगा कि उसने किस प्रकार के दाव पेच निकाले हैं। तो जिस प्रकार के दाव पेच कांग्रेस निकाल रही है उसको टक्कर देने के लिए, उसी प्रकार के दाव पेच का उपयोग करने के लिए हमने ये कहा है कि हमारा मजबूत व्यक्ति हम सचिन पायलट के सामने से लड़ाए। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा तो ये मानते पायलट साहब को अटक लेकर के अजीत मेहता मजबूत नहीं थे वहां पे। बिल्कुल आपने सही कहा, परंतु जातिगत समीकरणों का भी नीचे आधार देख करके हमने देखा कि वहां पर जब समीकरण बदले हैं, वहां पर आपने गुजरों के आधार के ऊपर आप सचिन पायलट को लड़ा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि उस व्यक्ति को टक्कर देने के लिए हम ऐसे मजबूत व्यक्ति को, सचिन पायलट अगर राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है किसी पार्टी के, तो उसके समकक्ष बराबर की टक्कर वाले व्यक्ति को हम चुना रहे हैं। ये सोच करके हमने यूनुस खान, और मैं आपको बता रहा हूं आज का दिन तय कर लेना कि यूनुस खान साहब वहां से चुनाव निश्चित तौर के पर जीतेंगे। ये गलतफहमी आपकी निकल जाएगी 7 को, चलिए 11 को परिणाम आ जाएंगे। हाँ बोलो ललिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये दावा आपने सुना भी, परिणाम आ जाएंगे। अब इनकी जो गलतफहमी है, जिस तरीके से इनकी, अगर आप इनकी सूची उठा के देखें, जिस तरीके से अल्पसंख्यक दलितों का जिस तरीके से और मतलब उनको प्रतिनिधि नहीं, प्रत्याशी नहीं बनाया है, इन्होंने शुरू से ये कह के चला कि हमारा जो मुद्दा होगा इस बार, जो लड़ाई का जो हिंदुत्व को लेकर होगा। बाकी तो आप स्पष्ट देखिए, हमने तो नहीं कहा था हिंदुत्व को हम मुद्दा बना रहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। चलिए की लिस्ट देखिए आप, एक अल्पसंख्यक को मौका देते हैं 12 बजे, कल 12 बजे ये जाके बोलते हैं कि हाँ ठीक है यूनुस खान लड़ेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि उससे पहले जब घोषणा क्यों नहीं की थी आपने, और वो डीडवाना की मांग कर रहे थे तो वहां से क्यों? क्योंकि आपकी नियत में ये था कि हमें एक भी अल्पसंख्यक को जगह नहीं देनी है, एक ही अल्पसंख्यक को प्रत्याशी नहीं बनाना है, इसीलिए और आज जब पायलट साहब वहां से लड़े हैं, उनको जब घोषित, उनकी तो 2-3 दिन पहले ही हो गई थी घोषणा, लेकिन आप इतना चिंतन मंथन करके अब करें क्या, जब देना नहीं था। लेकिन ये आपकी मजबूरी हो गई कि अब इनको उतारा जाए और यहां से टिकट तो दे चुके थे। देखिए अजीत मेहता को वहां से टिकट दे चुके थे, अनाउंस कर चुके थे अजीत मेहता वहां से, आज के दिन में एमएलए है वहां से। तो वो देने के बाद उनका काट कर फिर उनको लड़वाया। कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में अल्पसंख्यक की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनको देना ही नहीं था, और इसी वजह से आज उनका टिकट काट कर और ये यूनुस खान को एक मतलब कहते हैं ना बलि का बकरे की तरह से यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बताएंगे सचिन जी कितने भारी बहुमत से वहां से जीत दर्ज करवाएंगे, और वो तो इनकी जो सोच है वो बहुत गलत साबित होगी। चलिए मैं आपके यहां भी आना चाहूंगा। टिकट बदलने की जो बात कि 2 बार हारे हुए को टिकट नहीं देंगे, पैराशूटी की जो बात की गई, महिलाओं की संख्या काफी दिखनी चाहिए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट थे, टिके आप लोग भी नहीं अपने एजेंडे पे। मेहरवाल जी, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक बार कांग्रेस की आप लिस्ट उठा के देखें। जी बिल्कुल देख लेते हैं, लिस्ट उठा के देखिए। उन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक हमने मौका दिया है, हाँ। अधिक से अधिक युवाओं को हमने, नए चेहरों को मौका दिया है। आप 78 नए चेहरे हमने लिए हैं और युवाओं को मौका दिया है। वो कार्यकर्ता जिनको मौका दिया है उन्होंने पूरे मतलब धरातल पे काम किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात पे काबिज है। दूसरी चीज रही महिलाओं की, तो महिलाएं अधिक से, हमने 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है, और 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाने का मतलब अन्य सीटों पर, क्योंकि आज जो परिस्थितियां, जो स्थितियां जो देश की जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आज जनता पीड़ित है, परेशान है। तो आज कांग्रेस और अन्य पार्टी का जो ध्येय है वो एक केवल मात्र ये है कि जैसे तैसे बीजेपी को यहां से हटाओ और यहां से जो है जनता को राहत पहुंचाने का हमारा काम है। इसी वजह से हम केवल जिताऊ कैंडिडेट को देख रहे हैं। इस वजह से
जो महिलाओं की संख्या है, लेकिन आने वाले टाइम में कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है और पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम भी माननीय राजीव गांधी जी ने किया था। आज पहले अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो कांग्रेस के अंदर ही पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी। अगर राष्ट्रपति महिला किसने दी है तो वो कांग्रेस ने दी है। अगर स्पीकर कभी किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस के राज में दिया है, और 5 या 6 मुख्यमंत्री अगर दिए तो महिलाओं को वो कांग्रेस ने ही दी है। इसलिए ये कहना तो देखिए कहीं ना कहीं कि कुछ मजबूरियां हमारी रही होगी, कुछ परिस्थितियां देखकर, कुछ समीकरण को देखकर, लेकिन आने वाले टाइम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है कांग्रेस की। महिलाओं को पूरा लोकसभा में बिल्कुल होना चाहिए। नहीं ललिता जी मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कोई राजनीतिक दल हो जो कहा जाता है उससे टिकते नहीं है, राजनीतिक दल टिकते नहीं है, टिक नहीं पा रहे हैं, मैं वो बात करना चाह रहा हूँ। मैं योगेश जी मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। देखिए ये कोई गणित का खेल नहीं है कि 2 2 4 होते हैं, क्योंकि हर जो क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र है, उसकी गणित अलग होती है, उसके जो समीकरण होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, उसका जनाधार देखा जाता है और प्रत्याशी की कितनी क्या मांग है या वो उसका जनता में कितनी पकड़ है, वो सब चीजें देखने की वजह से जो है ना यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें। लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, अगर बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस उस पर छींटाकसी करती है, वो एक आईना दिखाने की कोशिश करती है, और अगर कांग्रेस करती है तो बीजेपी दिखाई देती है। ये क्यों नहीं कहा जाता है कि देखिए सैद्धांतिक रूप से कहा कुछ जाता है लेकिन करते तो हम वही है कि जो हमें लगता है कि ये चीज उचित है, हम सिर्फ वही करेंगे, जीत जिसका आधार जीत होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम बदल भी सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सैद्धांतिक आधार पे केवल कॉमरेड जो है वो ना दल बदलों को बर्दाश्त करते हैं, ना अपने सिद्धांतों के दाएं बाएं जो जाता है उसको बर्दाश्त करते हैं। हार जीत उनके मायने नहीं रखती, कैंडिडेट वही तय होता है जो उनके फ्रेम में बैठता है। तो आप लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं? योगेश जी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि देखिए ये जो इतना बड़ा जो ये विधानसभा का चुनाव होता है, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग समीकरण होते हैं अलग, और आज की जो परिस्थितियां जो देश की बहुत विकट परिस्थितियों के अंदर देश को पहुंचा दिया गया है आप सत्तारूढ़ दल द्वारा, तो उनको देखते हुए आज प्रत्येक दल का, न केवल कांग्रेस का अभी तो सब दल का एक ही देह हो गया कि इसको हटाओ, क्योंकि लोकतंत्र के जो स्तंभ थे आज उनको हिला दिया गया है, और आज ये प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक डर बैठ गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है आज उसको इतना बड़ा खतरा हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा पहले ध्येय ये है कि हम जिताऊ कैंडिडेट को लाके कम से कम ये बीजेपी को यहाँ से भगाओ और देश को मजबूत बनाना है, देश के आम नागरिक के बीच में एक विश्वास जगाना है कि जो भी है सब ठीक है। और ये विकास की जो गति रुक गई है, जो इन्होंने 20 साल पीछे देश को लेकर चले गए, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि जिसकी वजह से विकास की गति रुक गई है देश की, कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा? अलग क्या कर दिया आप लोगों से? आप ये 5 साल का इनका शासन देख लीजिए। एक सबसे बड़ा घोटाला तो उन्होंने नोटबंदी की है, और दूसरे उसके बाद में जीएसटी ये लेकर आ गए बिना किसी जीएसटी लेकर आए जो व्यापारियों की कमर तोड़ दी। किसानों के लिए इनकी कोई नीति नहीं थी। कितने किसानों ने आत्महत्या की है, व्यापारी बेरोजगार हो गए, युवाओं को इतने बड़े बड़े वादे किए, युवाओं को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। महिलाओं की आज स्थिति देखिए, आज छोटी से छोटी बच्चे से लेकर 80 साल की कोई भी बुजुर्ग महिला सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुनवाई तक कोर्ट में नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं कि विकास हर जगह रुका हुआ है। जिस तरीके से अत्याचार और अन्याय जिस तरीके से आम जनता के ऊपर हो रहा है, तो ये देश को पीछे ले जाने वाली बात है। विकास रुका हुआ विकास तो शुरू हो जाएगा, एटलीस्ट पागल तो नहीं हुआ विकास तो पूरी तरह से पागल हो कैसे हुआ है? तो रुका है। चलिए अब इसका जवाब तो जितेंद्र श्रीमाली जी दे सकते हैं। जितेंद्र जी आपने सुना? देखिए मैं जो सारी बातें अभी सुनी, पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये तो भूल गए होंगे पर मेरे को याद दिलाना पड़ेगा। ये कांग्रेस वाले याद नहीं रखते, हम याद रखते हैं। जो राहुल गांधी जी की सारी बातें हमको ज्यादा याद रहती है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा 3 बातें मोटा तौर के ऊपर। नंबर 1, आप सुनिएगा, मैंने बहुत विनम्रता से सुना है। चलिए आपका सवाल आप कर लीजिए, क्योंकि जितेंद्र जी को एक बार फिर पूरा जवाब देने दीजिए, अगर कोई है तो बोल लीजिए आप। मैं याद रखने की वाली बात की तो मैं ये बोलती जितेंद्र जी, आप ज्यादा बेहतर होता है जो मैनिफेस्टो में आप लेकर आए। सब बताऊंगा मैं, सारी बातें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, मैं सारी बातें बताऊंगा, बिल्कुल सारी बातें बताऊंगा, नहीं होती मैं सारी बातें। चलिए बोलिए जितेंद्र जी जवाब दीजिए। मेरा निवेदन ये था कि 3 बातें मोटा मोटी तौर के ऊपर उन्होंने ये कही थी। नंबर 1 कि हेलीकॉप्टर से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर से अगर आएगा तो मैं तार काट दूंगा, उसके डोरियां काट दूंगा, एक बात।
दूसरा बात कही कि महिलाओं को 50% अब मैं इनको टिकट दूंगा। तीसरी बात उन्होंने कही थी अगर लगातार 2 और 12 आदमी व्यक्ति को हरा हुआ है तो तीसरी बार उनको टिकट नहीं दूंगा, और ऐसी लिस्ट मेरे सामने आ गई तो फोड़ दूंगा। ऐसे जुमले जनता के सामने लंबे लंबे भाषण आदरणीय राहुल गांधी साहब ने दिए, जिनको हालांकि जनता बहुत सीरियस नहीं लेती है, पर हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं। उनकी बोले वो आंख मारे संसद में, चाहे वो टांगड़ी भिड़ावे, चाहे कैसी नाटक करे, कांग्रेस और जनता सीरियस नहीं लेती। हम बहुत सीरियस लेकर के उनकी एक एक बात को जनता के सामने लाना चाहते हैं। एक बात पूछना चाहता हूं जितेंद्र, जो बात आप जो कह रहे हो उसी के ऊपर बात में मैं एक बात पूछना चाहूंगा। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने वागड़ में की यात्रा के दरमियान यह कहा कि स्टेज पे महिलाओं की संख्या में इजाफा दिखना चाहिए अगली बार, तो एक मैसेज गया था, ये मैसेज गया था कि शायद अब की बार महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा। ये हमें भी लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन 50% की चर्चा कहां की, एक बात, और दूसरी बात हाँ, मैं वही सही सारी बातें वो बता रहा हूं। तो इस प्रकार की ये जो सारी बातें आई और ये कह रहे साहब अब जनता को हम बहुत परेशान थी इसलिए हमने सिद्धांत बदले। तो जिस दिन भाषण दिया उस दिन तक तो जनता सब सही थे, इसलिए उन्होंने वो भाषण दिया। अब जैसे ही वो भाषण समाप्त हुआ, टिकट बंटने की बारी आई तो जनता परेशान हो गई, इसलिए उन्होंने अपने मनमर्जी से टिकट दे दिए। तो ये जो सारे जो दोगलेपने की जो कांग्रेस की नीति है, ये जनता आज से नहीं देख रही, पिछले 50-60 साल से इस देश की जनता देख रही है कि ये कहते क्या है और करते क्या है। नंबर 1। नंबर 2 बात में विकास की बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं तो ये चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकास विकास और विकास। अब सुनिए राजस्थान का विकास। नंबर 1 कि आज तक के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ कि हमें किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए कर्जा माफ करने वाली बात हो, 24 घंटे उनको बिजली देने वाली बात हो, उनके लिए जो खराबे का जो वो था प्रतिशत उसको बढ़ा करके हमने 50% खराबे का वो किया कि मुआवजा, कि हम 50% मुआवजा देंगे। युवाओं की बात करो, इस देश के अंदर समर्थन मूल्य नहीं 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, 15 लाख से अधिक रोजगार के उपलब्ध कराए। नंबर 3 महिलाओं की जहां तक बात करें तो महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महिलाओं के लिए जितना बड़ा काम इस सरकार में हुआ है, क्योंकि आपने इस सरकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाया, इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा। आप महिला हैं, आप सुनिए इस बात को, आपको याद नहीं होगा इस देश में जो विकासशील देशों में नहीं है, इस देश में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए 2 वर्ष तक सवैतनिक अवकाश जो विकसित से विकसित देशों में भी नहीं है, वह इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर सरकार के अंदर किया। इस प्रकार से बड़े बड़े जो काम किए हैं वो विकास के आधार के आधार पर जनता फिर ये निकट तोड़ेगी कि हर 5 साल में जो सरकार बदलने का रवैया है वो राजस्थान की जनता तोड़ेगी। और पुनः क्योंकि इन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, इसलिए पुनः इनको यह कहेगी कि वापस विपक्ष में बैठिए और 5 साल तक अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करे तो आंदोलन करिए। आपने 5 साल तक कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। आपके अशोक गहलोत साहब 4.5 साल तक विधानसभा के अंदर आए नहीं, एक दिन आए नहीं, और आज ये जनता के सामने जाकर के वादे कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कौन सा आंदोलन कर दिया आपने? युवाओं को नौकरी नहीं लग रही थी, किसानों को अगर समस्या थी तो आप लड़ाई लड़ते, जनता के चलिए सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ते। आपने 4.5 साल तक कोई लड़ाई नहीं लाई। मैं धर्मवीर के पास आपको याद दिला दूं, ये काला कानून लेकर आए, इन्होंने देखा कि हमने घोटाले खूब कर लिए, हमारे अधिकारियों ने घोटाले खूब, इनको बचाने के लिए, इनको पहले प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम तो जा रहे हैं, और काला कानून लेकर आए। उसके लिए आंदोलन विधानसभा में हमने ही नहीं, पत्रकारों ने भी किए, एडवोकेट्स ने भी किए, और पूरी कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने पूरे विधानसभा को घेराव किया और अपनी गिरफ्तारी दी। याद दिला दें हम आपको। और दूसरा, किसानों ने जब 150 किसान जब आत्महत्या कर चुके थे, तब हमने रोड पर सचिन जी आए, आदरणीय सचिन जी, डूडी साहब, इन्होंने समय समय पर आंदोलन किया, और 100 किलोमीटर की जो झालावाड़ से जो आदरणीय सचिन जी ने किसान बचाओ रैली निकाली। तो आप कहां बात कर रहे हैं? हमने पूरे 5 साल जो है विपक्ष की भूमिका बहुत बेहतर तरीके से निकाली और जनता की आवाज बनकर पूरे पदाधिकारी कांग्रेस के और रोड पे उनके लिए आंदोलन करते रहे। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? और विकास के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? आज महिलाओं का अगर आपराधिक जो इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है, और महिलाओं के प्रति तो इतनी बुरी, बच्चों के साथ इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि आज मृत्युदंड का कानून लेके आए हैं, मृत्युदंड का कानून लेके आए हैं बीजेपी की सरकार में, आप भूल गए। बस मैं वही बोल रही हूँ, आप मृत्युदंड का कानून लेकर आए, कानून लेने के बाद में आपने क्या किया? कानून बना के इतिश्री,
उसको लागू करने का काम भी राज्य सरकार का होता है। लागू है वो, लागू है, इस समय लागू है वो कानून। जिलों में कितने न्यायालय खोल दिए, स्पेशल चिल्ड्रंस कोर्ट कितनी खोली आपने, कितने आपके, मैं बताऊं पोस्को एक्ट में 60 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें इन्होंने ये कानून लेकर आए। उन्होंने ये कहा था कि 2 महीने के अंदर जांच पूरी होकर और 6 महीने के अंदर सजा हर हाल में मिल जानी चाहिए। इन्होंने 60 मुकदमों में केवल मात्र 2 या 3 मुकदमे डिसाइड हुए, बाकी 22 मुकदमे ऐसे हैं जिसके अंदर जांच तक पूरी नहीं हुई है। आज 6 महीने होने पर है। ये तो आपकी लचर व्यवस्था है। आज बच्चों के साथ अन्याय और अपराध, अन्याय नहीं हो तो और क्या हो, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार का नहीं है। तो इसलिए आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जनता से पूछो वो किस तरीके से पीड़ित है, आज महिलाएं किस तरह से डरी हुई है, आज किसान किस तरह से उनको समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल रहा। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। 1 मिनट ललिता जी समय कम है, मैं धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा, धर्मवीर जी के पास, धर्मवीर जी प्लीज धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी देखिए, मुकाबले रोचक होंगे इस विधानसभा चुनाव में, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये हालात बना दिए राजनीतिक दलों ने। पहले सीधी फाइट होती थी, लेकिन अब की बार कहीं त्रिकोणीय संघर्ष होगा तो कहीं चौकोणीय संघर्ष होगा, कहीं 5 में मुकाबला हो तो भी कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। धार के जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि ये पार्टी हमारी मां है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, कार्यकर्ताओं के बीच और प्रभारी के नाते जा रहे थे, और अब शेर बनकर के कह रहे हैं कि इस शेर को कोई रोक नहीं सकता, और पार्टी हमारे पास में आई थी। मैं थानागाजी का जिक्र करना चाहूंगा। हिम सिंह बड़ाना कह रहे हैं कि पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास आई थी, मैं नहीं गया पार्टी के पास में। तो ये सब चीजें पंचनिष्ठा की बात जितेंद्र श्रीमाली साहब कर रहे थे कि हम पार्टी में जो निष्ठावान लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को टिकट देते हैं। ये निष्ठा का एक मैं बानगी बता रहा हूं आपको। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि निष्ठाएं तो मुझे लगता है कि गुजरे जमाने की बात हो चली है। और मैं एक बात मोटे तौर पर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को ये पैराशूट लोग जो टिकट दे रहे हैं ना अपन, उससे सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता का हो रहा है। जो व्यक्ति पैराशूट से आ रहा है, ना तो जनता की तकलीफ को जानता है, ना वो अधिकारियों को जानता है, ना उसको सिस्टम का पता है, ना आम व्यक्ति के दर्द का उसे एहसास है। जो व्यक्ति पैराशूट से आएगा उनका इन सरोकार रहेगा नहीं। इसके बजाय यदि कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो जानता है जनता की तकलीफ क्या है, रबी में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ में कौन सी फसल बोई जाती है, बरसात कब आती है, और पेट्रोल किस भाव में बिक रहा है। इसी कारण जो पैराशूटर आने से जो जनता की जो समस्याएं हैं वो यथावत रहती हैं। दूसरा बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो यह है कि जब पैराशूटर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उस कारण जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उन पर हावी रहती है, क्योंकि उनको इल्म नहीं होता कि कैसे फाइल चलती है और फाइल की स्पीड क्या होती है। तीसरा जो बड़ा माइनस पॉइंट मुझे नजर आता है वो यह है कि पैराशूटरों के चुनाव लड़ने से चुनाव बहुत महंगे हो रहे हैं। आप देखिए, एक तो साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, एक दूसरे जगह पैराशूटर लड़ रहा है। यदि पैराशूटर लड़ रहा है तो वो चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार का हथियार अपनाएगा, पैसा पानी की तरह बहाएगा। उससे ना सिर्फ चुनाव महंगा हो रहा है बल्कि जो कार्यकर्ता है वो अपना मन महसूस कर रहा है। जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको क्योंकि समय का अभाव है। तो चलिए, सत्ता का महासमर, हम इसी तरह से आप तक चुनाव से जुड़ी हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या चल रहा है, और हमारे अतिथि जो आप तक आते हैं अपनी बात रखते हैं। और चुनाव को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, और पर्व को पर्व की तरह से ही आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन मतदान जरूर करने पहुंचे हैं आप, क्योंकि लोकतंत्र की ब्यूटी उसमें 4 चांद तभी लगते हैं जब आप मतदान करेंगे। और जो आपके मन में गुबार हैं, नहीं तो चूक जाएंगे एक बार तो 5 साल महज एक आप सोचने को मजबूर रह सकते हैं। आप वो सब नहीं कर पाएंगे कि जो आप अंदर जेहन में आप बसा करके रखते हैं कि कौन कैंडिडेट कैसा है, दागी तो नहीं है, कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि का तो नहीं है, कोई ब्लैकमेलर तो नहीं है। साफ सुथरी छवि 15वीं जो विधानसभा है वो चुनकर ऐसे लोगों की आए, उसमें आप जरूर हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सत्ता का महासमर में बस इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।